ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास में अपने बात की थी न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 और 4। आज अपन शुरू करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। तो देखो क्या है न्यूमेरिकल नंबर 5, 1000 फेरों, 7 का भाग दियो रे, 1000 फेरों तथा 0.2 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर आकार की एक आयताकार कुंडली, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4200 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो न्यूमेरिकल नंबर 5 दिखाई तो दे रहा होगा, दिया गया है अब सीसी ना करो, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल बस रहे, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल ए क्या है बेटा 0.2 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। फेरों की संख्या अगर इतना फेरा लाग जाए, नहीं तो 3 दिन लगे, फेरा ही फेरा चला है, फिर 1000 फेरा है। बोलो चुंबकीय क्षेत्र कितना है? कितना है? सिर्फ ही 0.2, तो 0.2 टकला। और क्या दे रखा है? हैं? हाँ आपको दे रखी है आवर्ती, लेकिन ये जो बावर्ती है ये किस में है? मिनट में है। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में। अरे आवर्ती जो होती है वो होती है चक्कर प्रति सेकंड। इसने क्या दे रखा है? 4200 चक्कर प्रति मिनट। तो क्या बेटा 4200 को 60 से डिवाइड करूं और ये क्या आ जाएगी? आवर्ती आ जाएगी। बोलो, या चक्कर प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। क्या होगा ये? तो इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी आ गई? 70 चक्कर प्रति सेकंड। 10 निपट जाए 1 सेकंड में ही, कैलकुलेशन कर लेना चाहे। और क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा। अरे बोलो, कल ये डेरिवेशन करवाया था आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या था बेटा? E बराबर NB(A)ओमेगा cos ओमेगा टी। क्या है? cos ओमेगा टी। लेकिन आपसे क्या पूछा है? अधिकतम मान। क्या है? अधिकतम मान। अधिकतम मान के लिए cos ओमेगा टी को कितना होना पड़ेगा? 1 जीरो होगी रे, जीरो 1 होना पड़ेगा। तो इसका अधिकतम मान कितना आएगा? NB(A) ओमेगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? सुनो, वो गाना कौन सा गावे रहा? मैं बना दूंगा लता मंगेशकर एक आध दिन। हाँ इन्ना आ जाओ। फेरे कितने हैं? 1000। फिर चुंबकीय क्षेत्र 0.2, फिर एरिया कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻²। और ओमेगा को क्या लिखोगे आप? 2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी? और बावर्ती कितनी है? 70। बोलो हाँ ना। कैलकुलेशन करते हैं। देखो क्या ये हटा के यहां 3 लिख दूं? क्या ये कैंसिल हो जाएगा? ये कितना? 8 और ये कितना? ये हो जाएगा 560
इंटू 3.14 वोल्ट कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो आंसर है वो 1758.4 गुणा तो कर ही लोगे यार, 1758.4 वोल्ट। और कल वाले क्वेश्चन का आंसर सही था, हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। समझ में आ गया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अधिकतम पूछे तो आपको कोस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। 1 मीटर लंबी चालक छड़ एक सिरे के सापेक्ष 0.001 टकला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में 50 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तो छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं मैं। ये मान लिया मैंने चुंबकीय क्षेत्र है, बोलो इसमें 1 मीटर की छड़ है, जो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन हो रही है, यही है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? एल कितनी है? 1 मीटर। तो याद करो इसके रोटेशन के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या बताया था? E बराबर 1/2 क्या था? B ओमेगा एल स्क्वायर। बोलो हाँ ना, यही लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें लंबाई दे रखी है आपको, एरिया नहीं दे रखा। अरे बोलो यार, दिया क्या है? दिया गया है B बराबर 0.001 है ना, तो क्या इसे लिख दूं 10⁻³ टकला। बोलो छड़ की लंबाई कितनी? 1 मीटर। ओमेगा निकालने के लिए आवृत्ति दे रखी है कितनी? 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 चक्कर प्रति सेकंड। क्या ये आवृत्ति है? आगे वर्ड कोणीय क्या लिखा है? कोणीय वेग। कोणीय वेग ना आके क्या आएगा? ये कोणीय आवृत्ति। अरे बोलो समझ गए क्या? तो पुटो वैल्यू E बराबर ये 10⁻³ ओमेगा 2 पाई की वैल्यू और आवृत्ति 50 और लंबाई का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बोलो क्या ये इससे कैंसिल हो गया? और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 पावर कम कर देता हूं। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? नहीं की। क्या होगा ये? 5 चौके 20, 7, 15 और बिंदी लगेगी यहां। बोलो और 10⁻⁻² वोल्ट। आंसर देखना क्या है आंसर? सही तो है। इसको आगे और सोल्व कर रखा है उसने। कितना है? 1.57 वोल्ट। यही है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आसान है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 5, 6 के बाद डायरेक्ट आओ तुम 11 पे, बाकी 7, 8, 9, 10 ये अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर दोबारा नहीं करवाऊंगा, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल नंबर 11, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। इसका आंसर है शायद, आंसर सही करो पहले तो, 9.81 इंटू 10⁻⁻5 ये है इसका आंसर। आंसर सही कर लेना। सही है क्या इसमें आंसर?
सही कर लेना। बाकी देखो इधर छोड़ो, एक बार पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन। एक धात्विक चक्ति का व्यास 15 सेंटीमीटर है। यह 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज तल में घूमती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान 0.01 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो चक्ति के केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब सुनो इधर, चुंबकीय क्षेत्र मान लिया मैंने ऐसे है, बोलो समझ में आ रही क्या बात? अरे मान सकता हूं, आप डॉट भी दिखा सकते हो, ध्यान से समझना। ये चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल कंपोनेंट है, कितना दे रखा है? पॉइंट, यानी कि 2 × 10 टू पावर, सॉरी 10 × 10 टू पावर -2 वेबर मीटर स्क्वायर, यही है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब इसमें एक चक्ति जो है वो कुछ इस टाइप से रखी हुई है, ये समझ गए क्या कैसे? ऐसे इसके लंबवत, बोलो ठीक है। जिसका व्यास दे रखा है आपको, कोई बात नहीं है, मन तो डायग्राम बनाना को नहीं आवा, यही बात है। और तो बावला बनाना तो घनाया मन, बिम तो कम ही नहीं छोड़ो मैं। हाँ हाँ बेटा रुक रहे, तेरे ऊपर का केवरो कितना टिपा दिया बावला का। इसकी त्रिज्या r, ठीक है। जब एक चक्ति चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या बताया था, याद है क्या? अरे याद है के? E बराबर BAF, ये फॉर्मूला लगेगा, बोलो हाँ ना। एरिया बोलो कैसे निकालें? एरिया क्या होता है? πr², यही है। आपको क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है कितना? डायमीटर कितना? 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया किसने? मीटर में। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 15 × 10⁻² डिवाइड बाई 2। बोलो हाँ ना। क्या आवृत्ति आपको दे रखी है? लेकिन वो जो दे रखा है वो कितना है? किसमें है वो? चक्कर प्रति मिनट में। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? सेकंड में। तो ये हो गया आपका चक्कर प्रति सेकंड। बोलो हाँ ना। क्या सारी वैल्यू चिपका दूं इसमें? ठीक है। तो b का मान कितना? 10⁻² और पाई का मान 3.14 और रेडियस कितनी है? 15 गुणा 15, क्योंकि वर्ग करेंगे, बोलो इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 4, बोलो। और गुणा करेंगे किससे? f से। f कितना है? 100/3 गुणा 60। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यही है। 15 चौके 60 और 3 पंजा 15, बोलो कुछ गड़बड़ होगी क्या? नहीं। नीचे 16 है और ऊपर, इसको मल्टीप्लाई करो आप, कितना होगा ये? हैं 20, 7 और बिंदी कहां लगेगी? यहां। और इसको डिवाइड किया किससे? 16 से और इंटू 10⁻⁻4। अब देखो एक बिंदी यहां लगा देता हूं और इसको कितना कर दूं? 5। 16 नीमे 144। अरे बोलो, तो क्या आएगा आंसर? देखो 9, फिर कितना बचेगा? 6 और 7 13। एक बिंदी इधर से ले ली तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96 और 8 पे क्या? 16 8 कितना होता है? 124।
26 है, 28 क्या, वो देख लेना आप जितना भी होता है। क्या आंसर सही है? अरे मैं कोई गुणा भाग सिखाना थोड़ी आ रहा हूं, पाड़ा सिखाना नहीं हूँ मैं थाने। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। समझ गए क्या? इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, इस फॉर्मूले के बाद बस आगे कैलकुलेशन आपकी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है क्वेश्चन नंबर 13? 2 मीटर लंबी एक धात्विक छड़ को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रखकर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाया जाता है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इतना है तो प्रत्येक स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखो डायरेक्शन बना लेते हैं पहले, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखो इधर मान लेते हैं ये कोई छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है L, और पृथ्वी का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है वो मैं कुछ इस टाइप से मान रहा हूं, ठीक है, ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, समझ गए क्या? और इसमें एक रॉड कुछ इस टाइप से रखी हुई है, इस टाइप से मान लो, ये इसके बीच में रख देता हूं ऐसे। छोरा 1 मिनट दूर आ रहा तो कोई आओ और एकदम। शर्मा जी इधर आओ जल्दी फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जल्दी। ये पेन पकड़, दिखने भी दे। अरे आगे वाला हाथ हटा ले, एक हाथ तो हटा ले। जैसे ये है, इधर लेके आए इसके पास, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। क्या इसकी लंबाई का जो वेक्टर होगा वो इस टाइप से ऊपर की ओर है, ये एल वेक्टर, ये ऊपर की ओर एल वेक्टर है, ठीक है। क्या चुंबकीय क्षेत्र का जो वेक्टर है वो इस टाइप से मान सकता हूं, आपकी ओर ऐसे, और क्या वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो इधर है, बोलो क्यों? क्योंकि इसको ले जाया जाता है कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो क्या एल, वी और बी के बीच, तीनों के बीच कोण आपस में 90 डिग्री होगा? अगर कोण 90 डिग्री है तो आगे देखो, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, E बराबर बी क्रॉस वी डॉट एल वेक्टर। बोलो, जब B और V का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या उससे एक ऐसा सदिश मिलेगा जो इन दोनों के लंबवत होगा। जैसे आप करते हो I क्रॉस J, I क्रॉस J क्या होता है, K कैप होता है, बोलो हाँ ना। क्या जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उससे एक सदिश मिलेगा जो L के समांतर होगा? अरे बोलो, जैसे मैं मान लेता हूं B जो है वो I कैप है और V जो है वो J कैप है और L जो है वो K कैप, ऐसा ही है। आपको क्या करना है, B क्रॉस V और डॉट L वेक्टर, तो क्या हो जाएगा I क्रॉस J और इसका डॉट करना है किसके साथ, K के साथ। क्या ये K कैप मिलेगा, क्या ये K कैप, क्या ये 1 होगा? अब यहां आपने यूनिट वेक्टर लिया है तो ये 1 नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन इन दोनों को सोल्व करोगे तो एक ऐसा सदिश मिलेगा जो L के समांतर होगा, यानी कि इन दोनों को सोल्व करोगे तो एक सदिश मिलेगा, वो L के साथ कितने डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा इस कंडीशन में, B, H, V और L। बोलो समझ में आई क्या बात? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये क्वेश्चन पूछे ऊर्ध्वाधर वाला तो कोण कितना लेना है आपको, 90 डिग्री। किस किस के बीच में, B और V के बीच में कोण कितना लेना है, 90 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, इस केस में कैलकुलेशन कर लोगे, BH भी दे रखा है, V भी दे रखा है और L भी दे रखा है, गुणा भाग कर लेना,
समझ गए क्या? एक बार और देख लो। फर्स्ट कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र मान लो इधर है और ये रोड कुछ इस टाइप से रखी हुई है, ठीक है। जब आप इसको इधर गति करवाओगे इस डायरेक्शन में, ये जो मेरी उंगली दिख रही है इस डायरेक्शन में, क्या तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है? और जब आप V और B को सोल्व करोगे तो एक ऐसा सदिश आएगा जो इसके साथ समांतर होगा या 0 डिग्री पे होगा। तीनों के बीच कोण जरूरी है इसमें, V के बीच, V, L और B तीनों के बीच कोण पता होना चाहिए आपको। क्या बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो भाई, बी ने सोल्व करांगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो है तो क्या होगा, एक सदिश आओगे जो एल वेक्टर के क्या होगा, समांतर होगा, यानी कि एल वेक्टर और उसके बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री। इस बार कैसे रखिए इस छड़ को, क्षैतिज, क्या इस टाइप से रखा है? अब सुनना ध्यान से, क्या वेग तो ऐसे ही है, ध्यान से समझना, क्या वेग ऐसे ही है और बी आपकी ओर है। जब आप B और V का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या एक तीसरा सदिश मिलेगा जो ऐसे होगा मेरे अंगूठे की तरह? अरे बोलो, क्या L और इन दोनों को जब सोल्व करोगे उस वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री है? नहीं समझे यार, क्या पल्ले पड़ी बात थोड़ी थोड़ी? भाई B और V का जब क्रॉस करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, एक ऐसा सदिश मिलेगा जो L वेक्टर के साथ कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। बोलो समझ में आई क्या बात? तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। एक बार और देख लो, देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। पहली कंडीशन के अंदर तीनों एक दूसरे के साथ लंबवत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। I और J क्या मिलेगा, K, यानी कि उसी दिशा में होगा, K डॉट K कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ I कैप, J कैप और K कैप समझाने के लिए। अब बताओ दूसरी कंडीशन के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड और L वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है? अरे ऐसे रखा है इसको, तो मैंने मान लिया कि B जो है वो कितना है, I कैप है, और L वेक्टर जो है वो भी कितना है, I कैप, जबकि V वेक्टर कितना है, J कैप। अरे दो की दिशा समान है सेकंड कंडीशन के अंदर। नहीं पल्ले पड़ रही यार बात, समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? तो अगर आप क्या करोगे, B क्रॉस V, B और V क्या मिलेगा बेटा, I क्रॉस J, और इसका डॉट करना है किसके साथ, I के साथ। बोलो हाँ ना? क्या इससे मिलेगा K कैप? बोलो क्या ये I कैप होगा? क्या इसका आंसर 0? क्या आप समझ में आई बात? वैसे ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति, इस वजह से अपन कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार और देख लो। पहली कंडीशन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से, ठीक है, ये छड़ इस टाइप से रखी हुई है और इसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे इस हाथ, इस उंगली की तरह है। बोलो क्या तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है? और जब आप V, ये है V और B को सोल्व करोगे तो क्या एक ऐसा सदिश मिलेगा जो इसके समांतर होगा? अरे वो तो बेरोगो B और V ने कराना जब, समझ गए ना? तो उसके बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। और सेकंड कंडीशन के अंदर ये जो छड़ है ये कुछ इस टाइप से रखी हुई है। बोलो जब आप V और B को सोल्व करोगे तो क्या एक तीसरा वेक्टर आएगा वो इस टाइप से होगा। अब L और इस वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर बोर्ड में आता है यही क्वेश्चन तो आपको ज्यादा ये कुछ नहीं करना है, एक बार तो थीटा कितना ले लोगे, एक बार तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा लगाओगे, E बराबर BHVL। बोलो समझ में आ गई क्या बात? और दूसरी कंडीशन में क्या बोलोगे आप कि ये लिखना पड़ेगा, भी ध्यान रखना कि जब B क्रॉस V से एक वेक्टर मिलेगा आपको, एक सदिश मिलेगा, वो सदिश जो है वो L वेक्टर के साथ कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, इसलिए इसमें EMF कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या पल्ले पड़ गई बात? अब निकालो ऑब्जेक्टिव। समझ में आया थोड़ा बहुत?
ठीक है, ना आए तो रट ले। वैसे जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन आए, लेकिन मैंने समझा दिया है भाई। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट फटाफट करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन है एक चालक छड़, थ्योरी के क्वेश्चन है ये। एक चालक छड़ नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है। इसके दोनों सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कब होगा? जब V और B लंबवत हो। बोलो हाँ ना। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। एक वर्ताकार लूप जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई x है अपने एक विकिरण के सापेक्ष ओमेगा वेग से लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में निम्नानुसार घूर्णन कर रही है। यदि इसमें फेरों की संख्या 20 हो तो किसी क्षण इस लूप से पारित फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इधर ये दे रखा है तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। इसमें एक वर्गाकार लूप है इस टाइप से, वो इसके सापेक्ष ओमेगा से घूम रहा है। तो जब ओमेगा से घूमेगा तो क्या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण बदलेगा? अरे बोलो। तो क्या जो फ्लक्स है उसको लिख दूं मैं n, फेरे है n, b a और cos थीटा की जगह क्या चिपका सकता हूं? ओमेगा t। बोलो फेरे कितने हैं? 20, b है, यही है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दे रखी है? x। तो क्या इसका जो आंसर आएगा वो ये होगा 20 x स्क्वायर b और cos ओमेगा t। क्या पल्ले पड़ गई बात? समझ गए क्या? अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध के अनुपात को आवेश कहते हैं। बहुत बार बता दियो, एक बार और देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फ्लक्स अपॉन प्रतिरोध, यही है। क्या इसे लिख सकता हूं वोल्ट इंटू सेकेंड? और प्रतिरोध क्या होता है? वोल्ट अपॉन धारा। तो क्या इधर एम्पियर आ जाएगा? क्या ये कैंसिल हो गया? तो फाई अपॉन आर, धारा को क्या लिख सकता हूं? आवेश बटे समय, यानी कि c बाई सेकेंड। बोलो गुलाम बटे सेकेंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? तो ये किसका मात्रक है? आवेश का। ये समझाया हुआ क्वेश्चन है। आगे उस क्वेश्चन को घर जाके एक बार और कोशिश करना आप अपने हिसाब से भी, ठीक है? क्योंकि काफी चीजें उसमें 11th क्लास की भी आती है कि I क्रॉस J कितना होता है, कितना होता है? K कैप होता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे जो सदिश मिलता है वो उन दोनों सदिशों के साथ कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। जैसे I क्रॉस J किया तो क्या मिला आपको? K मिला। करना भी फिर भी नहीं समझ में आए तो कल पूछ लेना आप। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान केवल निर्भर करता है E बराबर क्या था? डी फाई बाई डी टी। इसी की बात कर रहे हैं। क्या ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे निर्भर करता है? यही होगा ऑप्शन। चालक के प्रतिरोध पर नहीं करता, चुंबकीय क्षेत्र के मान पर, फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। अरे बोलो, अगर इस कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र अगर नियत है तो क्या इसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। जब एक छड़ चुंबक को कुंडली के अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत वाहक बल की। तो E बराबर क्या हो जाएगा? क्या वो प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करता? अरे बोलो, क्योंकि प्रतिरोध पे कौन निर्भर करती है? धारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
प्रतिरोध। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि सर ये ऑप्शन कैसे होगा। अरे बोलो यार। चुंबकीय वेग पर निर्भर करता है। भाई ये कुंडली है, मान लो इधर से आप एक चुंबक को लेके आए, इधर से आप एक चुंबक को लेके आए, तो इसका जितना ज्यादा वेग होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स इससे गुजरेगा। अगर वेग कम होगा तो कम गुजरेगा। क्या वेग पे निर्भर करता है? करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। अगर इस कुंडली में ज्यादा फेरे होंगे तो इससे ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा, और कम फेरे होंगे तो कम फ्लक्स गुजरेगा। अरे बोलो। अगला पॉइंट क्या है? चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। इसका मतलब यह है कि चुंबक की क्षमता की बात कर रहे हैं वो। चैप्टर नंबर 8 की बात है। चुंबकीय आघूर्ण जिसका ज्यादा होता है उस चुंबक की पावर उतनी ही ज्यादा होती है। तो भाई अगर इसकी पावर, चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा तो इसकी पावर ज्यादा होगी, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अरे बोलो। तो क्या चुंबकीय आघूर्ण पे भी निर्भर करता है? भाई ये चुंबकीय आघूर्ण अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा। अगर कम चुंबकीय आघूर्ण है तो कम फ्लक्स उत्पन्न करेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि? तो लास्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। धारा होती तो वो किस पे निर्भर करती? प्रतिरोध पे भी निर्भर करती। ओके, 1 मिनट बैठे रहना भाई।